हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाई एमसीक्यू में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जो ईएमआरएस का एग्ज़ाम होने वाला है अभी उसका टीयर टू का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हमने एक सीरीज चला रखी है और इससे पहले 4 वीडियो आ चुके हैं और आज ये 5वां वीडियो है। ठीक है, तो अपने वीडियो में हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन हमें लिखने होंगे वहाँ पर उनको किस तरीके से किस फॉर्म में लिखना है। बस इसी की प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आती हूँ और आप देख लेना कि ये जो सभी क्वेश्चन हैं वो एनसीईआरटी से हैं और डिस्क्रिप्टिव किस तरीके से लिखा जाता है तो ये सब इसमें बताया हुआ है, आप देख लेना। ठीक है, और इससे पहले के वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन देखे थे 5 चैप्टर तक के और हम चैप्टर 6 से और 10 तक के कुछ क्वेश्चन और इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि मृदा निर्माण सॉयल फॉर्मेशन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो मृदा निर्माण है तो मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो शुरू की 1-2 लाइन में हम इसकी भूमिका लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि मृदा केवल चट्टानों का चूर्ण नहीं है बल्कि यह एक जीवित तंत्र है जिसमें जैव और अजैव पदार्थ मिले होते हैं। मृदा निर्माण एक अत्यंत धीमी प्रक्रिया है, इसे पेडोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पेडोजेनेसिस को अंडरलाइन करना है। पेडोजेनेसिस क्या है? मृदा निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, फिर है मुख्य भाग। तो मुख्य भाग में क्या लिखेंगे? इसमें पूछा है कि प्रमुख कारकों का वर्णन करना है, तो प्रमुख कारकों का वर्णन हमें मुख्य भाग में करना है। तो मृदा निर्माण के 5 प्रमुख कारक हैं। ठीक है, पहला है जनक सेल पेरेंट रॉक। तो जनक सेल क्या है कि यह मिट्टी के रंग, संरचना और खनिज सामग्री को निर्धारित करती है। ये हमें लिखना है जनक सेल में। मिट्टी का रंग कैसे? जैसे कोई भी जैसे दक्कन का पठार है अपना, तो वहाँ पे जो लावा निर्मित लावा के जो अपरदन से मिट्टी का निर्माण हो रहा है वो काली मिट्टी है। जहाँ पे मतलब जिन चट्टानों में लोहा की मात्रा अधिक होती है वहाँ लाल रंग की मिट्टी पाई जाती है। तो इस तरीके से जो है एक चट्टान जो है मिट्टी के निर्माण को भी मिट्टी के रंग को, संरचना को वहाँ मतलब निर्धारित करती है। दूसरे में लिखेंगे स्थलाकृति रिलीफ। ढाल वाली जगहों पर मिट्टी की परत पतली होती है जबकि मैदानी भागों में गहरी और मोटी होती है। तो ये क्या होता है कि जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो मिट्टी की परत होती है वो पतली होती है और जो मैदानी क्षेत्र होते हैं जैसे जलोढ़ मैदानी क्षेत्र या कोई भी मैदानी क्षेत्र होता है वहाँ पर मिट्टी की जो गहराई है वो अधिक होती है। फिर तीसरा कारक है जलवायु क्लाइमेट। तापमान और वर्षा अपक्षय की दर को प्रभावित करते हैं जो मिट्टी बनने की गति तय करती है। मतलब जहाँ पर ये तापमान और वर्षा जो कारक हैं अधिक एक्टिव होंगे वहाँ अपक्षय की जो दर है वो अधिक होगी। ठीक है, और मिट्टी का निर्माण भी उसी प्रकार से होगा। तो इसमें कितने पॉइंट हो गए? 1 2 3। अब चौथा है जैविक क्रियाएं बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो इसमें क्या लिखेंगे कि जैविक सूक्ष्म जीव और मृत पौधे मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ाते हैं। ठीक है, फिर लास्ट है समय। समय में क्या लिखेंगे कि समय मिट्टी को परिपक्वता प्रदान करता है और उसकी परतों और ये क्या है हॉरिजॉन्स को स्पष्ट करता है। तो जो समय है मतलब इससे जो मिट्टी की परतें होती हैं जैसे ओ परत है, ए है, बी है, सी है, तो उसमें क्या होता है कि उन परतों का हम अध्ययन करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि ये मिट्टी कितनी पुरानी है, कितने समय पहले इसका निर्माण शुरू हुआ था। ठीक है, और समय ही जो है हमें मिट्टी की परिपक्वता को भी बताता है। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि अंततः मृदा निर्माण इन सभी कारकों की परस्पर क्रिया का परिणाम है। इनमें से किसी भी एक कारक में बदलाव मिट्टी के प्रकार और उसकी उर्वरकता को बदल देता है। तो ये लिखेंगे हम निष्कर्ष में। तो अगर ये क्वेश्चन आता है, देखो इस टाइप के ही क्वेश्चन वहाँ पूछे जाएंगे। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी आपको एनसीईआरटी से जाके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले मृदा निर्माण की भूमिका में मृदा निर्माण कैसे होता है ये लिखेंगे और मुख्य भाग में जो भी इसके प्रमुख कारक हैं, जनक सेल है, स्थलाकृति है, जलवायु है, जैविक क्रियाएं हैं और समय है, ये 5 प्रमुख कारक हैं। ठीक है, इनके बारे में लिखना है और लास्ट में निष्कर्ष लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवाहित जल यानी नदियाँ द्वारा निर्मित प्रमुख अपरदनात्मक स्थलाकृतियों की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे भूमिका। भूमिका में क्या लिखेंगे कि प्रवाहित जल धरातल पर सबसे महत्वपूर्ण भूआकृतिक कारक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे नदियाँ अपनी युवावस्था में अपनी घाटी को गहरा करती हैं जिससे विशिष्ट आकृतियों का निर्माण होता है।
तो यहाँ पूछा है अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ, तो हमें लिखना है मुख्य भाग में जो नदी के द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ हैं उनके बारे में हम मुख्य भाग में लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे वी आकार की घाटी, तो इसके बारे में लिखेंगे कि तीव्र ढाल के कारण नदी अपनी तली को गहराई में काटती है, जिससे अंग्रेजी के वी आकार जैसी घाटी बनती है। यानी इसमें लिखेंगे जो वी आकार की जो नदियां हैं अपनी युवावस्था में जब तीव्र ढालों से बह रही होती हैं तो ये जो ऊर्ध्वाधर अपर्दन अधिक मात्रा में करती हैं, यानी अपनी लंबाई में गहराई में अपर्दन करती हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि ऐसे वी आकार की घाटियों का निर्माण होता है। दूसरा है गोर्ज और कैनियन। जब नदी बहुत कठोर चट्टानों को गहरी और संकरी घाटी के रूप में काटती है तो उसे गोर्ज कहते हैं और कैनियन इसका विस्तृत रूप है। तो हमें देखो इसके साथ साथ में ना छोटा छोटा एक डायग्राम भी बना देना है, जैसे वी आकार की घाटी। तो गोर्ज का क्या होता है, तो गोर्ज की जो स्थलाकृति है वो कैसे संरचना कैसे बनती है, ऐसे यू आकार की संरचना, मतलब जो ऊपरी भाग है और इसका जो निचला भाग है तो उन दोनों की जो चौड़ाई है वो लगभग सेम होती है। और कैनियन और गोर्ज में थोड़ा सा अंतर है, कैनियन जो है ऊपर से हल्का सा चौड़ा होता है। ठीक है, बस इतना ही अंतर है। जो गोर्ज है उसी का विस्तृत रूप कैनियन है। तो हमें साथ साथ में ये वाली जो संरचनाएं हैं इनका जो डायग्राम है वो भी बनाते जाना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इसका, तीसरी जो स्थलाकृति है वो है जलप्रपात, वाटरफॉल। जब नदी का पानी ऊंचाई से नीचे गिरता है तो कठोर और कोमल चट्टानों के असमान अपर्दन से जलप्रपात बनते हैं। कैसे बनते हैं, जैसे कोई नदी बह रही है, ठीक है, किसी भी चट्टान से, तो क्या है कि कोई चट्टान अगर कोई चट्टान कठोर है तो उसको नदी कम काटेगी। अगर इससे आगे वाली जो चट्टान है अगर वो थोड़ी मुलायम है तो क्या होगा कि उसको नदी ज़्यादा काटेगी। ठीक है, तो ऐसे करते करते क्या होगा कि नदी जो है एक जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, अगली जो स्थलाकृति है वो है नदी वेदिकाएं। तो नदी वेदिकाएं, रिवर ट्रेंस क्या है कि ये पुरानी घाटी के अवशेष होते हैं जो नई गहराई वाली घाटी के ऊपर सीढ़ीनुमा दिखाई देते हैं। तो ये जो स्थलाकृति है वो कैसे बनती है, नदी वेदिकाएं बनती हैं ऐसे। ठीक है, एक इधर हो गया, इस तरीके से क्या होता है कि नदी जो है अपनी जो वृद्धावस्था में लास्ट में क्या होती है, नदी अपना पार्श्व अपर्दन अधिक करती है। ठीक है, तो एक नदी अपनी चौड़ाई में ऐसे बह रही होती है तो कुछ समय बाद किन्हीं कारणों से क्या होता है कि जो आधार तल है उसमें धनात्मक परिवर्तन होता है। तो उससे क्या होगा कि नदी फिर से युवावस्था में बहने लगती है और जो है ऊर्ध्वाधर अपर्दन करना शुरू कर देती है। तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे इस प्रकार की जो संरचना हमें सीढ़ीनुमा संरचना दिखाई देती है। और इसमें कहा है कि पुरानी घाटी के अवशेष हैं। पुरानी घाटी के अवशेष कैसे हैं कि जो ये वाला पॉइंट है, ये वाली जगह है, ये हमें बताती है कि नदी पहले यहाँ से यहाँ तक बह रही थी लेकिन अभी जो वर्तमान में नदी यहाँ बह रही है। तो यानी ये जो है ये हमें बताते हैं पुरानी घाटी के अवशेष हैं। ठीक है, उसके बाद में है निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, ये आकृतियाँ नदी की शक्ति और क्षेत्र की भूगर्भीय संरचना को दर्शाती हैं। ठीक है, समय के साथ ये आकृतियाँ नदी की वृद्धावस्था तक बदलते हुए अंतः संप्राय मैदान में बदल जाती हैं। तो लास्ट में हमें जो ये पेनिप्लेन शब्द है इसको हमें अंडरलाइन करना है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें डायग्राम के साथ में और साथ में अंडरलाइन करते हुए किस तरीके से इसको वहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की विभिन्न परतों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे भूमिका में कि वायुमंडल गैसों की कई परतों से बना है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। घनत्व और तापमान के आधार पर इसे 5 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। किस आधार पे, घनत्व और तापमान के आधार पर। ठीक है, तो पहला आएगा क्षोभमंडल। क्षोभमंडल ट्रोपोस्फियर, इसमें क्या लिखेंगे कि यह सबसे निचली परत है। ठीक है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है और इसकी औसत ऊंचाई है 13 किलोमीटर। ठीक है, औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है और मौसम की सभी घटनाएं जैसे बादल वर्षा इसी में होते हैं। ठीक है, ये 2 लाइनें इसमें लिखनी है। फिर है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। इसमें क्या लिखेंगे कि यह 50 किलोमीटर तक फैली हुई है, यानी जो ये परत है इसकी जो मोटाई है वो कहाँ तक है, 50 किलोमीटर तक है। इसमें ओजोन परत होती है जो पैराबैंगनी किरणों से बचाती है। यहाँ बादल नहीं बनते,
इसलिए वायुयान उड़ाने के लिए यह एक आदर्श जो परत है, ठीक है। तीसरा है मध्यमंडल मीजोस्फीयर। इसकी मोटाई क्या है, 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक है और यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान गिरता है। देखो जो ये इसमें भी लिख सकते हैं जो क्षोभमंडल है कि ऊंचाई के साथ जाने पर तापमान में कमी होती है, यानी 165 मीटर की दूरी पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है गिर जाता है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। ये आएगा इसमें क्षोभमंडल में। समताप मंडल में क्या होता है कि समताप मंडल में तापमान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि जो ओजोन गैस होती है उसकी वजह से समताप मंडल में तापमान बढ़ता है। फिर उसके बाद में आएगा मध्यमंडल। मध्यमंडल में फिर से तापमान गिरने लगता है, ठीक है, मीजोस्फीयर। तो इसमें क्या है कि ऊंचाई के साथ तापमान गिरता है, अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड यहीं जलते हैं, ठीक है। फिर है आयन मंडल आयनोस्फीयर। इसमें क्या लिखेंगे कि यहाँ विद्युत आवेशित कण होते हैं जो रेडियो तरंगों को परावर्तित कर संचार में मदद करते हैं, ठीक है, ये लिख देंगे आयन मंडल में। लास्ट है बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर। इसमें क्या लिखेंगे कि यह सबसे ऊपरी परत है, यहाँ वायु अत्यंत विरल होती है। देखो इसके बाद में आयन मंडल के बाद में क्या होता है कि जो तापमान है वो बढ़ता ही जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि वायुमंडल की प्रत्येक परत का अपना एक विशिष्ट महत्व है जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती है और सुरक्षा कवच का कार्य करती है। ये लिख देंगे हम निष्कर्ष में, ठीक है। आप चाहो तो इसका डायग्राम भी बना सकते हो, एनसीईआरटी में डायग्राम बनाया हुआ है, तो उस डायग्राम को आप वहाँ पर भी बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे एक साइड में डायग्राम बना देना कि पहले ये क्षोभमंडल की परत है 13 किलोमीटर तक, फिर समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, फिर आयन मंडल और लास्ट में बहिर्मंडल, ठीक है। तो किस में तापमान घटता है, फिर किस में बढ़ता है, किस में घटता है, फिर बढ़ता है। तो इस तरीके से इसको भी वहाँ पर बनाना है और देख लेना आप डायग्राम, उसको अच्छे से देख लेना और वहाँ पर ये डायग्राम भी बनाना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के ऊष्मा बजट हीट बजट से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि हीट बजट है क्या, ठीक है। तो पृथ्वी सौर विकिरण के रूप में ऊर्जा प्राप्त करती है और पार्थिव विकिरण द्वारा उसे वापस अंतरिक्ष में भेज देती है। तो इस प्राप्त ऊर्जा और खर्च होने वाली ऊर्जा के संतुलन को पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं। तो क्या होता है ऊष्मा बजट की जो पृथ्वी है वो सूर्य से कितनी ऊर्जा ले रही है और वापस अंतरिक्ष में कितनी छोड़ रही है। तो ये एक संतुलन होता है कि जितना सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करती है उतनी ही वापस अंतरिक्ष में छोड़ देती है, यानी एक बैलेंस बना होता है। उसी को कहा जाता है पृथ्वी का ऊष्मा बजट, ठीक है। इसके मुख्य भाग में क्या लिखेंगे कि यदि मान लीजिए, देखो इसमें है ना, चलो एक बार बता देती हूँ। मुख्य भाग में लिखेंगे यदि हम मान लें कि पृथ्वी सूर्य से 100 इकाइयाँ प्राप्त होती हैं तो परावर्तन से कितनी होंगी। पहला पॉइंट इसमें डालेंगे रिफ्लेक्शन परावर्तन। लगभग 35 इकाइयाँ धरातल पर पहुँचने से पहले ही अंतरिक्ष में वापस लौटा दी जाती हैं और इनको कहा जाता है एल्बिडो, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का एल्बिडो कितना है, तो इसमें आएगा 35, ठीक है। तो ये हो गया कि परावर्तन के द्वारा जो है कितनी इकाइयाँ वापस अंतरिक्ष में लौटा दी जाती हैं। फिर है अवशोषण। तो अवशोषण के द्वारा शेष 35, देखो 100 में से 35 तो वापस लौटा दी गई है और बची कितनी 65। तो शेष 65 इकाइयों में से 14 वायुमंडल के द्वारा और 51 पृथ्वी की सतह के द्वारा अवशोषित की जाती है, ठीक है। फिर है वापसी यानी आउट गोइंग, वापस कितनी भेजेंगी। देखो 14 में से 65 में से 14 वायुमंडल के द्वारा मतलब रास्ते में ही रोक ली गई, उसके बाद में बची 35। तो 35 अब पृथ्वी को वापस अंतरिक्ष में भेजनी है। तो किस रूप में भेजेगी पृथ्वी कि पृथ्वी के द्वारा अवशोषित 35 इकाइयाँ विकिरण, संवहन और वाष्पीकरण के द्वारा वापस अंतरिक्ष में भेज दी जाती हैं। देखो इसका डायग्राम आप ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे, जैसे ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य से ली 100 इकाइयाँ, फिर उसके बाद में 35 है एल्बिडो। तो एल्बिडो में भी 35 में भी क्या आएगा कि जो 27 है वो तो बादलों के द्वारा परावर्तित कर दी जाती हैं, 2 हिम के द्वारा, ठीक है, और 6 प्रकीर्णन के द्वारा। तो ये 35 का हिसाब यहाँ हो गया। उसके बाद में बचेंगी 65 में से क्या होगा कि 14 इकाइयाँ तो जो है बीच में ही जो बादल हैं उनके द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। उसके बाद में बचती है 51। तो 51 क्या होगा, 51 क्या होगा
कि जो 51 इकाइयाँ हैं वो पृथ्वी के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। यानी अब पृथ्वी को कितनी प्राप्त हुई? पृथ्वी को हुई 51 इकाइयाँ। तो अब 51 इकाइयों को वापस कैसे भेजना है अंतरिक्ष में? ठीक है, ये तो हो गई प्राप्त होने वाली। तो अब जो वापस भेजने के लिए कितनी होंगी? देखो, पृथ्वी को 51 प्राप्त हुई है, तो 51 को वापस कैसे भेजना है? तो 17 तो मतलब सीधी जो है अंतरिक्ष में छोड़ दी जाती हैं। उसके बाद में बचता है 19। ठीक है, एक है 19, 19 आएगा संघनन के द्वारा, और फिर है 9, 9 संवहन के द्वारा, और 6 है गुप्त ऊष्मा के द्वारा। तो टोटल 51 जो है पृथ्वी के द्वारा वापस दीर्घ तरंगों के रूप में वापस भेज दी जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप है ना वहाँ पर पूरा, ये तो जगह नहीं है इसलिए मैंने सही से मतलब बन नहीं पाया है। बाकी आप इसको इस तरीके से और फिर इस इधर फैला के थोड़ा सा, और इसको मतलब जो आउटगोइंग वाली हैं जो इकाइयाँ हैं उनको इधर से दिखाना है। ठीक है, फिर लास्ट में है निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि इसी संतुलन के कारण पृथ्वी का औसत तापमान लगभग स्थिर रहता है। यदि यह संतुलन बिगड़ जाए तो पृथ्वी बहुत अधिक गर्म या बहुत अधिक ठंडी हो जाएगी। ये लिखना है हमें निष्कर्ष में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायदा पेटियाँ प्रेशर बेल्ट्स का वर्णन कीजिए और पवन संचार पर उनके प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले भूमिका। भूमिका में क्या लिखेंगे कि पृथ्वी पर सूर्य के ताप के असमान वितरण के कारण वायुदाब में अंतर आता है, जिससे विशिष्ट वायुदाब पेटियों का निर्माण होता है। पवनें हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। ठीक है, तो ये लिखना है हमें जो भूमिका है उसमें। तो प्रेशर बेल्ट का निर्माण कैसे होता है? जैसे ये पृथ्वी है, ये जो है अपना ग्लोब है। ठीक है, तो जो विषुवत रेखा है उस पर सूर्य की प्राप्ति सबसे, जो सूर्य तप है उसकी प्राप्ति सबसे ज़्यादा होती है। तो क्या होता है कि जो 0 डिग्री है विषुवत रेखा है उसके आसपास में सूर्य तप की प्राप्ति अधिक होती है। उससे क्या होगा कि यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ जो एक बेल्ट बनेगा वो बनेगा निम्न वायुदाब की पेटी। उसके बाद में क्या होता है कि जो हवाएं हैं वो गर्म होकर संवहनीय धाराओं के रूप में गर्म होकर ऊपर उठती हैं, और ऊपर उठने के बाद 30 से 35 डिग्री के आसपास वापस नीचे बैठती हैं। तो उससे क्या होता है कि यहाँ पर एक प्रेशर बेल्ट का निर्माण होता है, वो है उपोष्ण उच्च दाब पेटी। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि हवाएं ऊपर उठकर 30 से 35 डिग्री से कुछ हवाएं विषुवत रेखा की ओर आएंगी और कुछ हवाएं जो है ध्रुवों की ओर जाएंगी। तो ध्रुवों की ओर जाते टाइम क्या होता है कि ये हवाएं जो 60 से 65 डिग्री के आसपास वापस बैठना शुरू करती हैं। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर भी एक जो है निम्न दाब पेटी, देखो अधो ध्रुवीय निम्न दाब पेटी नहीं, यहाँ पे निम्न दाब का ही निर्माण होगा। कैसे? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ठीक है, यहाँ उच्च दाब का निर्माण नहीं होगा। और जो लास्ट में है वहाँ बनेगा ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। यानी यहाँ पर कितनी पेटियाँ बन गई? 1 2 3 4, टोटल 7 पेटियाँ बनती हैं। ठीक है, तो एक तो विषुवत रेखा की पेटी, और 3 उत्तरी गोलार्ध में, और 3 दक्षिणी गोलार्ध में। इस तरीके से 7 पेटियाँ बनती हैं। तो इसमें हमें क्या बताना है कि मुख्य भाग में लिखना है इन पेटियों के बारे में। ये क्या है कि ये है विषुवत निम्न दाब पेटी यानी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, तो भूमध्य रेखा के पास अत्यधिक गर्मी के कारण हवा ऊपर उठती है और निम्न दाब बनता है। ठीक है, उसके बाद में है उपोष्ण उच्च दाब पेटी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो 30 से 35 डिग्री, ये डिग्री आएगा यहाँ पर। ठीक है, 30 से 35 डिग्री अक्षांशों पर हवा नीचे बैठती है जिससे उच्च दाब बनता है। फिर उसके बाद में आएगा अधो ध्रुवीय निम्न दाब पेटी यानी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों पर ध्रुवीय और जो उपोष्ण हवाओं के टकराने से हवा ऊपर उठती है। देखो हाँ, क्या होता है कि जब यहाँ पे जो 30 से 35 डिग्री है इस बेल्ट पे हवाएं नीचे बैठती हैं। नीचे बैठ के क्या होगा कि धरातल के जो सारे विषुवत रेखा की ओर चलेंगे और ध्रुवों की तरफ भी चलना शुरू करती हैं। ठीक है, और इधर जो 90 डिग्री है वहाँ पर मतलब निम्न दाब के कारण उच्च दाब का निर्माण होता है। तो हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। तो क्या होता है कि यहाँ से भी हवाएं जो है विषुवत रेखा की ओर इधर चलेंगी। तो ये जो 30 से 35 डिग्री वाले और जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ से चलने वाली हवाएं दोनों 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के आसपास क्या होता है टकराती हैं और टकरा के ऊपर उठती हैं। तो जहाँ ये दोनों हवाएं टकराती हैं वहाँ क्या बनता है? वहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि अधोध्रुवीय निम्न दाब पेटी का निर्माण होता है। फिर है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। देखो इसमें ना उसका भी रोल होता है, पृथ्वी के घूर्णन का भी रोल होता है। ठीक है, फिर है
ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, हाई पोलर पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो इसमें लिखेंगे कि ध्रुवों पर अत्यधिक ठंड के कारण वायु भारी होकर नीचे बैठती है। ठीक है। फिर है निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, देखो वहाँ पर ये वाला डायग्राम भी बनाना है आपको। ठीक है, अच्छे से साफ सुथरा डायग्राम बना के आना, और ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है। डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना ही बनाना है, भले ही आप कम लिख देना, लेकिन आपने डायग्राम में सारी चीज़ें वहाँ अगर लिख दी हैं। देखो 0 से 5 डिग्री यानी भूमध्य रेखा के आसपास यहाँ लिख दिया आपने विषुवत रेखनीय निम्न दाब पेटी। 30 से 35 डिग्री के आगे यहाँ लिख दिया हमने उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। 60 से 65 के आगे इधर हमने लिख दिया अधोध्रुवीय निम्न दाब पेटी, और 90 डिग्री ध्रुवों के पास लिख दिया ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। तो उससे क्या होगा कि एग्जामिनर को मतलब पूरा आंसर आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो सिर्फ इस डायग्राम को देख के ही समझ जाएगा कि भाई हाँ आता कितना है बच्चे को। ठीक है, क्योंकि यही चीज़ें हमें फिर इसमें भी जो लिखेंगे वो भी इसमें भी यही चीज़ें हैं सारी की सारी। तो हमें क्या करना है, डायग्राम जरूर से बनाना है। ठीक है, उसके बाद में है निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि इन पेटियों के बीच व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें चलती हैं। देखो 30 से 35 डिग्री और जो विषुवत रेखा है उसके बीच में चलती हैं व्यापारिक पवनें। ठीक है, और 30 से और 60 यानी 30-35 से 60-65 के बीच में जो हवाएं चलती हैं वो हैं पछुआ पवनें, और जो ध्रुवीय क्षेत्रों से और 65 डिग्री के बीच में चलती 60 से 65 डिग्री के बीच में चलती हैं वो है ध्रुवीय पवनें। तो कौन सी यहाँ चलेगी, व्यापार। देखो यहाँ भी वहाँ भी लिखना है, यहाँ लिख देना व्यापारिक पवनें, यहाँ लिख देना पछुआ पवनें, और यहाँ लिखनी है आपको ध्रुवीय पवनें। तो ये वैश्विक परिसंचरण पृथ्वी पर वर्षा और तापमान के वितरण को नियंत्रित करता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन है, और इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना ही है। बीच बीच में मैं बताती भी रहती हूँ कि जो डायग्राम है वो हमें पेंसिल से बनाने हैं, साफ़ सुथरे बनाने हैं, और डायग्राम को हमें बॉक्स में बंद करना है, और डायग्राम के नीचे या ऊपर एक साइड में लिख भी देना है कि जैसे कि ये वायुदाब पेटियों का डायग्राम है या ये उष्मा बजट है, कुछ भी। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं, और इसके मैं कुछ और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू।